हाय सिंदूरी, कैसे हो? यार देखो क्या होता है, सेलिब्रिटी का नाम तो पहले लेना पड़ता है ना। पूरी मस्ती। आप भी आ गए? तबीयत ठीक नहीं है क्या आज? डिफाइनिंग। क्लियर दोस्तों? अब दिमाग की बत्ती जलाओ। देखो ध्यान से सुनना इसको। सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा सा समझना है बस, ज्यादा नहीं। एक्टिव रहोगे तो आ जाएगा, है ना। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होता है कि कभी भी किसी का भी इलेक्ट्रो रिफाइन लिखना नहीं है, अभी छोड़ दो। रिलैक्स होकर बैठो, चिल मार के बैठो, चिलम नहीं। किसी का भी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करना होता है तो आप क्या करते हैं, ये जिस भी मेटल का आपको करना है। हम एग्जांपल में कॉपर लेके चल रहे हैं। हम एग्जांपल में क्या लेके चल रहे हैं? कॉपर। ये सिंपल। क्या? कॉपर हमेशा कॉन्सेप्ट फिक्स है कि इम्प्योर जो होगा, क्या बोला मैंने? हाँ, इम्प्योर कॉपर हमेशा एनोड, मतलब एनोड आपको इम्प्योर का ही लेना है और प्योर का हमें क्या लेना है? कैथोड। हाँ, ये थोड़ी मोटी रोड है, ये बहुत पतली रोड है। जिस मेटल का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उसी का इलेक्ट्रोलाइट भी लेते हैं। कॉपर का कर रहे थे तो कॉपर सल्फेट प्लस H2SO4, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट भी आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि कैथोड क्या होता है। नहीं, कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिस पर हमेशा क्या होगा? रिडक्शन। और एनोड ऐसा होगा जिस पर होगा ऑक्सीडेशन। यहाँ तक क्लियर सबको? क्या क्लियर हुआ? अरे यार, मैं एक चीज भूल जाऊंगा। एमओटी जो है ना, सुन लो सुन लो। नहीं, मेरे को बोल लेने देना, चुप। पिछले संडे मैंने लगाई थी ना एक बार, जब कैंसिल हुई थी, तो मेरी दादी जी एक्सपायर हो गए थे, इसलिए नहीं ले पाया था मैं। तो अब क्या हुआ है कि टाइम टेबल ऐसा मिक्स हो गया है कि वो नीम लग पाएगी संडे को भी। तो मैंने क्या, अभी अभी जस्ट आपसे पहले लिए क्लास किसके अंदर? वी स्टार में पहला लेक्चर। तो मैंने उसका टाइम चेंज, मतलब वो चेंज करा के रिकॉर्ड करा दिया पूरा। ठीक है, रिकॉर्ड करा के अभी आपको ऐप पे डाल देंगे। ठीक है, घर जाके पूरा देख लेना। ठीक है, एज इट इज पढ़ाया जैसे ही पढ़ा रहे हैं। एमओटी जब खत्म होगा उसके बाद यहीं पर इसी क्लास में, ठीक है, एक एमओटी का आपका डाउट डिस्कशन रख लेंगे। जितने भी सारे जो लेक्चर्स में आपको डाउट है सारे पूछ लो। ठीक है, 45 मिनट का या एक लेक्चर का। क्लियर? नहीं नहीं, जब कंप्लीट हो जाएगी ना, दोबारा सुनो। आज एक लेक्चर लाया, वो जाके देख लेना घर पे। मैं अपलोड करा दूंगा। फिर उसके बाद अगला आएगा, यानी कि 6 फरवरी को उनका कंप्लीट होगा। तो 6 फरवरी के बाद जो क्लास आएगी ना अपनी, एमओटी पूरा पढ़ के आ जाओगे और उसमें जितने डाउट्स हों वो सब आके मुझसे पूछ लेना। सिंपल है, समझ में आ गया ना? एमओटी का फर्स्ट लेक्चर हो गया आज शाम को खत्म तेरा। क्लियर? और उसके बाद ऐसा कुछ होगा तो थोड़ा कोरोना खत्म हो जाए, तो मैं सोच रहा था, वैसे मैंने सोचा यही था उस समय, याद हो तो, जब नहीं था कोरोना,
सबको मर्ज करके लगा दी थी एक क्लास ही। तो ऐसे एक आपका, समझिए बात को, जब थोड़ा कम हो जाएगा तो सबको ठूस ठास के एक साथ ही एक रिवीजन दे देंगे, वन शॉट। वन शॉट बहुत फेमस होता है आपके लिए। और अगर ये ऑप्शन नहीं मिला तो मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है। नहीं, अपने यूट्यूब चैनल पे वन शॉट ले लेंगे रात को 9 से 12। अरे जब फ्री होंगे तब, अभी कहाँ से, अभी तो फ्री नहीं है यार। अरे तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाएगा, कर जाएगा फोकट, तुम भी मैं भी फोकट हो, तो यही कर लेंगे ना। मतलब टेंशन नहीं लेनी है कुल मिला के। एग्जाम से पहले तो बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। अभी एक बच्चा मेरे को मिलता है और V स्टार का बोलता है सर बहुत टेंशन हो रही है, रिवीजन नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, ये मैंने कहा हे भगवान तू बोल रहा है ऐसे। तो इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, क्योंकि जब उसकी स्थिति ऐसी है तुम्हारी क्या हो रही होगी। जो मैंने उसको समझाया वो तुम्हें समझा देता हूँ, देखिए तुम्हारे को समझ में आती क्या चीज। मैंने उसको टेंशन किस बात की है, सर रिवीजन नहीं हो पा रहा, करंट टॉपिक पढ़ूं या रिवाइज करूं समझ नहीं आ रहा, टेंशन बहुत हो रही है, डर सा लगने लगा है, घबराहट होने लग गई, सब लोगों का तो इतना आगे आगे बढ़ रहा है, मेरा इतना पीछे पीछे चल रहा है, ऐसे सबके ख्याल आ रहे होंगे भी। मैंने उससे बोला यार एक बात बता, तुम्हारे को भी समझा रहा हूँ सुनना। मैंने कहा यार एक बात बता, एग्जाम की डेट आ गई क्या? उसने बोला मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तुम सुनना है। मैं वो कन्वर्सेशन बता रहा हूँ, उससे आपको क्या सीखने को मिला ये बताना। मैंने बोला तेरे एग्जाम की डेट आ गई क्या? बोला नहीं। मैंने कहा कब तक आएगी? बोला पता नहीं। मैंने कहा फिर भी दिमाग लगा, तो मार्च में आएगी सर, लास्ट में 25 के आसपास। मैंने कहा हाँ, मैंने ही बताया उसको, मैंने कहा 25 तक आ जाएगी ना, कि हाँ सर। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा अब तू देख तेरा आंसर तो तेरे पास ही छुपा हुआ है। बोला कैसे? मैंने कहा एग्जाम डेट आने के बाद भी 4 अटेम्प्ट अगर होते हैं तो 4 महीने, लास्ट अटेम्प्ट भी होगा ना आपके करियर को डिसाइड करने के लिए तो। और मैंने कहा तेरा टारगेट अगर तू जेई एडवांस रखता है तो उसके बाद 1 महीना और, कितने महीने तेरे पास? 5। और मैंने कहा फरवरी अभी बाकी, आज तो 31 ही है। ये ये यूं मत किया कर। 6 महीने बाकी है तेरे पास। और मैंने उससे बोला, मैंने कहा तेने एडमिशन कब लिया था ये बता। बोला सर नवंबर में। V स्टार कब जाना था याद है आपको? नवंबर में। मैंने कहा तू पढ़ा कितना फिर, नवंबर दिसंबर जनवरी? मैंने कहा तेने पढ़ा सिर्फ 3 महीने है, बाकी 6 महीने है रिवीजन की टेंशन ले रहा है, एग्जाम की टेंशन ले रहा है। पता टेंशन नहीं ले रहे हैं हम, जबरदस्ती टेंशन ले रहे हैं। टेंशन किसे कहते हैं पता है? टेंशन होती है जब बोर्ड याद करो आप, कल सुबह एग्जाम होता है, रात को पढ़ रहे होते हैं, ये टेंशन है कि कितना लिखना है। भाई टेंशन इसे कहते हैं, दिल से टेंशन होती है वहां पे। वहां ये नहीं पता होता क्या होगा, लेकिन फिर भी जिगर होता है, जिगर होता है। घर वाले कहते हैं फेल होएगा तू, आप चुप रहो ना, पढ़ रहा हूं ना। मम्मी बगल में बैठ के चिल्ला रही होती है कि काश तू 1 महीना पहले पढ़ लेता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और हमारा एटीट्यूड कैसा है, अभी तो पढ़ रहा हूं ना, अभी तो पढ़ रहा हूं, अभी तो पढ़ने दो, अभी क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? आप जाओ कॉफी बना दो एक। एटीट्यूड देखो बंदे का, इतनी टेंशन में भी कॉफी पीनी है। एटीट्यूड देखो, कॉफी पीने के बाद फिर कहते मम्मी थोड़ी भूख लग रही है, मैगी लाओ ना। और अभी एटीट्यूड देखो आप, मैगी ला दो मम्मी,
नहीं खाना। क्यों? टेंशन में। मम्मी फोन कर रही है, बेटा खाना खा लो। मैं मम्मी मन नहीं कर रहा मम्मी। क्यों? आप रहने दो मम्मी, बहुत टेंशन हो रहा है मम्मी, पता नहीं समझ नहीं आ रहा। डिफरेंस किसी भी चीज का नहीं है, सिर्फ एटीट्यूड का। पहले उस टेंशन को आप हैंडल ऐसे करते थे, और अब आप टेंशन है ही नहीं लेकिन उसको ऐसे हैंडल नहीं करने की बजाय उसे क्रिएट कर रहे हो। आप सोचो, मैं आश्चर्यचकित रह गया कि 3 महीने भाई तेरे को आए हुए तो हुए हैं, अभी 6 महीने तेरे बाकी हैं। जितना तेने पढ़ा उससे तो डबल टाइम बाकी है, और टेंशन अभी ले रहा है। इसे आपको समझा रहा हूं क्योंकि उसने जब मुझे कहा, मैं शॉक्ड हो गया अंदर से। मैंने कहा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पढ़ा हूं, इससे अच्छा ये समझा दूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं ये है। क्योंकि आधे इसको भी ऐसे पढ़ रहे होंगे, हे भगवान एक टॉपिक और आ गया, अब इसको भी पढ़ना पड़ेगा, इसको कैसे रिवाइज होगा, इतना सारा कैसे याद करूंगा। ये तो आके पढ़ा देते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्या होगा। सब बच्चों को तो पहले से आता है, मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूं। अच्छा हमारी एटीट्यूड देखो, किसी ने अगर कैथोड बोल दिया ना मन में, कैथोड हाँ सर कैथोड है सर, उसमें ऐसा, तो बगल वाला उसको ऐसे देखता है, इसको तो सब आता है, मुझे तो कुछ नहीं आता। ये सब पहले से पढ़े हुए हैं। काश कि मैं भी पहले ही कोटा आ गया होता, काश मैंने भी फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया होता, तो आज मैं भी आईटी मुंबई कंप्यूटर साइंस में होता। ऐसे से ख्याल आते हैं। और ब्लेम किसको? सीधा घर वालों को। हमारे पेरेंट्स सर अवेयर ही नहीं थे हमारी तरफ सर, इतना है ना एजुकेशन के बारे में सर, अवेयरनेस ही नहीं है सर। सर कोई समझता ही नहीं है सर। सर हम तो सर पहली बार ही हम 12वीं में सुने सर, नेट पे देख रहे थे तब पता चला सर, इसलिए हम आए हैं सर, पहली बार सर एजुकेशन ले रहे हैं सर। मैंने कहा है? बोला आईआईटी का एजुकेशन सर। ऐसे ऐसे तो ख्यालात है भैया। एक बात बताएं, सुनो मेरी बात, बहुत सिंपल तरीका होता है। इंसान जो होता है ना उसको बहुत सारे बहाने होते हैं। जैसे मान लो अभी हमने कहा सिंदूरी लाल चल यहाँ से 10 किलोमीटर भागना है सिंदूरी पागल हो गए 10 किलोमीटर, दिमाग खराब है, घुटने छिल जाएंगे मेरे, गिर जाऊंगा मैं, लग जाएगी मेरे, मेरा स्टेमिना नहीं है इतना। मैंने इट्स एज यू विश, चल मैं तो भाग रहा हूँ, मैं तो रनिंग करना चालू कर दिया, ठीक है। और मैंने क्या करा, फोन किया, उधर से खड़ा था एक दोस्त इसका, मैंने कहा वो डॉबरमैन छोड़ दे इसके पीछे। अब वो डॉबरमैन छोड़ दिया इसके पीछे, और कंडीशन दे दी उसको, क्या? ये रुका और तू काट लेना, और ऐसी ऐसी जगह काटना जो ये कान में सिखा दिया उसको। अब क्या होगा बताओ? क्या ये रुकेगा बैठेगा कि भाई काट लो भैया? भाग लेगा ना। अब कैसे आ गया स्टेमिना? पॉइंट को समझो आप, स्टेमिना आ चुका है, भाग भी लेगा, कोई पाँव वाँव कुछ नहीं दुख रहे, कुछ नहीं हो रहा, बचेगा, जिंदगी बचानी है यार। तो ऐसी सोच लो ना, यही साल है, 6 महीने जिंदगी बचानी है, सब हो जाता है अगर ये एटीट्यूड आ जाएगा तो। रोज रोज एनालिसिस करोगे तो कुछ नहीं होगा। डेली बेसिस पर एनालिसिस बंद करके सिर्फ काम पर ध्यान दो, अपना टारगेट फिक्स करो, फोकस कर लो अपने आप को कि मुझे अभी सिर्फ यही करना है कि कोर्स खत्म हो जाए अच्छे से। रिवीजन तब होता है भाई जब कोर्स खत्म होता है। और हम हैं ड्रॉपर। ड्रॉपर का मतलब ये होता है कि हमें चाहिए टाइम। 2 साल का कोर्स 1 साल में पढ़ रहे हैं तो टाइम चाहिए होता है, जल्दी कोर्स नहीं हो सकता आपका। अगर हमने जल्दी कर दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। ड्रॉपर का एक स्ट्रेटजी होता है कि सिर्फ आपको रिवीजन के लिए 1.5 महीने 2 महीने मिलते हैं, और आप तो लकीस्ट पर्सन हो कि 4 महीने तो आपको वैसे भी मिलेंगे, क्योंकि हर बार एक एक अटेम्प्ट होगा, और 1 महीना एडवांस के लिए अलग से मिलेगा रिवीजन के लिए। तो कहीं भी अगर आपके मन में कोई भी डर, घबराहट, डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन हो, तो उसको हटा के सिर्फ एक एटीट्यूड बनाओ, भैया आज जो पढ़ाया वो जाके घर पे पढ़ लूंगा बस, यही टास्क है आपका। हम क्या अपने टास्क भी बहुत सारे रख लेते हैं भाई। तो आज मोटिवेट कर दिया मैंने और आप गए, और आपसे आज का टास्क कंप्लीट हो गया 2 घंटे पहले। एटीट्यूड देखो इरिडोर कहाँ है, लाओ आज इरिडो भी निपटा लेते हैं साथ के साथ। समझ ना बात को आप? भाई इरिडो के 2 सवाल भी मान लो हो गए, मोटिवेट कर दिया तो बढ़िया है एकदम, ठीक है। हाँ तो वो इरिडो के 2 सवाल होते हैं, एटीट्यूड चेंज, थॉमस लॉ। मॉड्यूल कहाँ है? एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सरसाइज जो दी थी वो कहाँ है? अच्छा मैं एक काम करता हूँ यार, पीवाई क्यूज देखें एडवांस वाले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो भी ट्राई कर लेता हूँ।
और फिर सोचता हूँ नहीं नहीं, मॉक टेस्ट भी देख के देखता हूँ, ये तो क्या है, ऐसे ही हो सकता है कि मुझे आते हो। PYQs के लिए एटीट्यूड, ये तो ऐसा लगता है कि आते हो। मतलब समझे आप, जहां पर अब आपको करना क्या था, ईयरफोन लगाना था, मस्त गाने सुनने थे, नो टेंशन, क्योंकि आज का काम तो खत्म हो गया। उसके बाद मैच पे जाना था, बढ़िया देखना था खाना, आहा, 2 रोटी महसूस करना है भाई। यही तो कह रहा हूँ, फीलिंग की बात थी ना। उस खाने को भी ऐसे देखते जैसे जहर खा रहे हो, समझ, फील लेनी थी। बढ़िया खाना, 2 रोटी की जगह 4 रोटी खाओ, आहा, मजा आ गया। खानी पड़ेगी ना बेटा, तभी आदत। ठीक है। उसके बाद आओ, और ये सोचना था कि यार रोज 4 घंटे ही सो रहा था, अब क्या सोचना, आज 6 घंटे सोऊंगा। 6 सो रहे थे तो 7, अब ये मत कहना 7 से ज्यादा सो रहे थे, तो वो 7 से ज्यादा सो रहे थे तो बंद कर देना। ठीक है, 7 घंटे आराम से सो, अगले दिन फिर उठो, फिर टास्क कंप्लीट करो, रूटीन बनाओ उस चीज को जो आपने आज किया था। ये है आपका सबसे बड़ा टास्क, जिससे आप फाइट करो। आप गलत जगह लड़ाई लड़ रहे हो इसलिए हार जाते हो। यार एक बात बताओ, एक जमीन यहाँ पर आप गड्ढा खोद रहा है और एक यहाँ खोद रहा है, ठीक है, दोनों बराबर गड्ढा खोद रहे हैं, लेकिन पता है क्या, एक आदमी वहां खोद रहा है जहाँ पानी है, और एक वहां खोद रहा है जहाँ पानी नहीं है, और फिर जिसके पानी निकल गया वो तो खुश हो रहा है, जिसके नहीं निकला वो दुखी हो रहा है, और वो चिल्ला के कोस रहा है कि मैंने भी तो उतनी मेहनत की थी जितने इसने की थी, फिर इसको क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। सिलेक्शन, उसने सही जमीन का सिलेक्शन किया था, तुमने बिना सोचे समझे कर दिया। तुम लोग क्या गलती कर रहे हो, इसका मतलब आप अपना टेंशन, टाइम, फ्रस्ट्रेशन चीजों में गलत तरीके से डाल रहे हो। सही तरीका, सही डायरेक्शन क्या है, सही तरीका, सही डायरेक्शन तो ये है कि आपको अभी ये करना है कि करंट टॉपिक अच्छे होने चाहिए। क्यों, पिछले साल की बात बताता हूं, पिछले साल भी हमारे साथ यही हुआ। हम क्या बेवकूफी करते, तो रिवीजन, पहला चैप्टर तो 10 बार पढ़ लिया, दूसरा 4 बार, तीसरा 1 बार भी नहीं, चौथे 5वें तो क्लास ही अटेंड नहीं करी। अरे फंस गए थे ना, याद करो। मतलब समझे आप, अपने सिलेबस का अगर एक डेटा बनाओ, इतना भयानक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि लाइफ में आपने, जैसे मान लो आपने टोटल 100 घंटे दिए पिछले साल पढ़ने के, एक एग्जांपल से पुट कर रहे हैं ना, तो आपको पता लगेगा कि एक चैप्टर में आपने उस 100 में से कितने दिए थे, 40 घंटे ही, और बाकी जो थे बेचारे वो तो ऐसे तरस रहे थे। हाँ, इधर वाले, पता है इधर वाले तो कह रहे थे भैया हम भी एक बार तो देख लो, हमें नजरें उठा के ही देख लो, और हम ऐसे। आप याद करो क्या था, और हमने क्या एटीट्यूड रखा, मैं तो इतने घंटे पढ़ता था फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी तो एक टॉपिक को 25 बार पढ़ लेगा तो क्या उसमें सारे सवाल देगा जी वाला, ये भी तो पढ़, बाकी तो वही गलती अभी कर रहे हैं। पुराने टॉपिक्स के लिए टेंशन ले रहे हैं, और ये जो बेचारे नए आ रहे हैं इनमें से जो सवाल आ रहे हैं उनकी टेंशन ही नहीं है। हम क्या गलती करते हैं पता है, जो आता है वो आता है, जो नहीं आता वो नहीं आता है, और जो नहीं आता उसी में से आईटी में आता है, और जब वो आता है सिलेक्शन नहीं हो पाता है। एटीट्यूड क्या रखना है, जो आता है वो तो आता है, जो नहीं आता वो भी आता है, जब वो आता है तो सब कुछ आता है, जब सब कुछ आता है सिलेक्शन हो जाता है। अबे उन एरियाज पे भी तो काम करना पड़ेगा जो आपके वीक एरियाज हैं, और वीक एरियाज कौन से, जो टॉपिक आपके लास्ट में आते हैं वो नहीं पढ़े होते हैं, उनको पढ़ो, सेलेक्ट करो, कोशिश करो। अब एनर्जी रहा, मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि अब आपका सिलेक्शन कंफर्म हो सकता है अगर आपने अपने आप को संभाल लिया तो, क्योंकि 4 महीने बहुत बड़ा टाइम है। और आपको पता है, एक मैराथन दौड़ का नाम सुना है आपने, मैराथन दौड़ में क्या होता है पता है, शुरू में कोई कितना भी तेज भाग ले कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, सिर्फ एक एटीट्यूड होना चाहिए कि रेस में बने रहो। आपने जो पॉजिटिव काम किया, पता है आपकी सबसे बड़ी ताकत या स्ट्रेंथ बोलूं, कि आप अभी तक रेस में बने हुए हो। भले आपको लगता है कि आप सबसे पीछे हो, लेकिन आपकी सबसे बड़ी ताकत है, पता मतलब सिलेक्शन के आप सबसे ज्यादा करीब क्यों हो, क्योंकि आप रेस में हो। आप क्लास आ रहे हो, पढ़ रहे हो, बहुत बड़ी ताकत होती है। इस समय तो बच्चा हार जाता है, अपने आप को देख लो, लास्ट ईयर हार चुके थे आप, छोड़ दिया था आपने सब कुछ। आपने क्या सोचा था पता है, ड्रॉपर बैच में जाऊंगा, शुरू से शुरू करूंगा, अब बस ढंग से पढ़ूंगा। तो वो एटीट्यूड अभी भी मेंटेन है, बहुत बड़ी बात है।
बस उसमें ढंग से पढ़ूंगा ये गायब है, बाकी पढ़ तो रहे हो। नहीं आपको हंसी आ रही है, लेकिन मैं उसमें भी पॉजिटिव हूँ, पूछो क्यों? क्योंकि आपने बोला था ढंग से पढ़ूंगा, तो आपका टारगेट उस समय था अच्छी रैंक लाऊंगा। तो यहां से मैंने ढंग से हटा दिया, तो वहां से अच्छी रैंक हटेगी, पर रैंक तो अभी भी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ ढंग से लिया हो तो अच्छी रैंक मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ एफर्ट ढंग से पढ़ने का ही तो करना है और अच्छी रैंक का। और आप उस एफर्ट को क्या गलत तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो। आप क्या मान रहे हो कि एफर्ट ही नहीं कर रहा मैं? अरे एफर्ट भाई, एक बात बताऊं, जिस बच्चे ने कोचिंग में एडमिशन लिया होता है ना, उसका सबसे बड़ा एफर्ट एक ही होता है, क्लास में आना। मतलब आप 100 में से 68% या 75% तो एफर्ट कर ही चुके, क्लास में बैठे हो, यही आपका सबसे बड़ा एफर्ट है। आपका एफर्ट ये नहीं कि क्लास के बाद आप कितना ज्यादा पढ़ते हो। आपका सबसे बड़ा एफर्ट है कोचिंग क्यों एडमिशन लिया, क्यों फीस जमा करा, इसीलिए तो कि आप कोचिंग में क्लास में आके बैठ जाओ। ये आपका सबसे बड़ा एफर्ट है। 100 में से 75% एफर्ट आप कर चुके हो, 25% आपको करना है बस। और 25% क्या होता है, लास्ट तक बने रहो, क्लास में आते रहो, जो पढ़ा है वो पढ़ते जाओ, और सीरियसली जाके दे लो एग्जाम, बस सिलेक्शन हो जाएगा। आपको लगता है ना जितने टॉपर बोलते हैं ऐसे, मेरा सिलेक्शन ये, आखिरी तक उनको भी नहीं पता होता कौन सी रैंक आएगी। नेतागिरी तो रैंक आने के बाद करते हैं। हाँ तुम्हारी तरह ही होते हैं वो भी, रोते रोते। अभी बताया ना, स्टार वाले नीचे बैठे थे, रो रहे थे। अब मुझे तो पता है असली में रो रहे थे। अब प्रॉब्लम ये थी, वो भी कान में आके बोल के जाते हैं अकेले में। अभी जैसे मैंने दो की स्टोरी तो सुनाई थी ना आज। अब मुझे तो पता है, अब वो उसकी रैंक आ जाएगी तो मेरे को तो हंसी नहीं आएगी। तो मेरे सामने भाषण देगा ऐसे, छोटे छोटे बच्चों को, 11 वाले बच्चों को, भैया आप होमवर्क कैसे मैनेज करते थे, भैया आप होमवर्क कैसे कंप्लीट कर लेते थे, भैया आप डिमोटिवेट नहीं होते थे, अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते थे। और वो ज्ञान बांट रहा है। देखो होमवर्क तो ऐसा है कि हमेशा कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि होमवर्क, और मैं उसको ऐसे देख रहा होता हूँ, मैं बोलता हूँ बाहर निकल में, ये क्या था बे? बोला सर ऐसे तो बोलना पड़ेगा ना सर, नहीं तो क्या इमेज रखेंगे मेरी कि मैं होमवर्क ही नहीं करता था। मैं कहा सच बोला कर बे, बच्चे मासूम बेचारे भ्रमित हो जाते हैं। टॉपर का तो कभी इंटरव्यू सुनना ही नहीं चाहिए, सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। और अगर सुनो तो कैसे सुनना चाहिए, जब मैं ले रहा हूँ, मैं सच में असलियत पूछता हूँ। फालतू की नेतागिरी मत कर। अबे रैंक आ गई इसलिए हीरो बन गया तू? एग्जाम नहीं होता उससे पहले तो तू भी रो रहा था। कुछ बच्चे होते हैं वो तो देखो अलग होते हैं, उनकी बात मत करना। जैसे यार 1 to 10 टॉप 50 टॉप 20 टॉप, कुछ तो दिख जाते हैं कि यार ये तो सीरियस है, वो होते हैं। वो सीरियस इस तरह से होते हैं कि वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे होते हैं, तो दिखने लग जाते हैं। बट कुछ होते हैं जो नहीं दिखते, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब दिख जाते हैं। रीजन, लास्ट के महीनों में मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो मैं आपको यही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लास्ट के महीनों में अपने आप को संभाल लो, तो आप भी वैसे हो जाओगे। अब आप सोच रहे होंगे सर हम कैसे हो सकते हैं, तो आप मतलब ऐसी बात बोल रहे हो, मतलब आज तक हमें तो किसी ने ही नहीं कहा। हमें तो उल्टा कहते हैं कि तुम पास हो जाओ वही बहुत है, तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। घर वाले भी यही कहते हैं, आसपास के भी लोग कहते हैं, और हमें भी सर यही लगता है। बेटा तुम्हें जो लगता है, अगर उसी से दुनिया हो जाती तो तुम ही बिल गेट्स होते, बचपन में भी लगता था। बने क्या? नहीं ना, कंप्यूटर भी नहीं चलाना है। कौन से नंबर आ गए कंप्यूटर में तुम्हारे पूरे में से पूरे? था ना कंप्यूटर तो बचपन में। बिल गेट्स बनेंगे। चार तो टर्म याद नहीं होती थी वहां पे, याद है? उसमें भी नहीं आए कभी पूरे नंबर। सचिन बनेंगे, याद है बचपन में? धोनी बनेंगे। बहुत सारे ख्याल आए थे ऐसे, पुलिस बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पता नहीं कौन कौन से ख्याल थे। लास्ट में समझ में आया कुछ नहीं बन पाए। तो इसलिए आप जो सोच रहे हो तो कभी हो भी नहीं सकता। तो इसलिए जो आप सोच रहे हो वो हो नहीं सकता ना, तो ऊपर वाले पे सोच, तो उसने कुछ सोच रखा होगा, वो बना देगा। लेकिन 4 महीने तो आप अपने लिए जी लो। इन 4 महीनों को अपने लिए जी लो। 4 महीने की बात करें, टेंशन डिप्रेशन सब छोड़ दो, फ्रस्ट्रेशन हटा दो, घबराहट हटाओ। बहुत सारे डर रहे हो आप, अरे नहीं डरना यार, काय का डरना, मेरे समझ में नहीं आ रही बात। पढ़ना ही तो है। एक ऑप्शन में आपके आपके एटीट्यूड से, मतलब मेरा एटीट्यूड कैसे मैच करता है, मतलब मेरे को अगर कोई कहे कि ये तो होगा ही सही,
जैसे आप मेरे से कहते हो सर, आप जो मैं अभी आप मुझे बाहर निकल के कह सकते हो सर आप जो बोल रहे हो सब गलत है, मेरा तो नहीं होगा सिलेक्शन, है ना, कंफर्म बोल दिया उसने मेरे से। आप अपने आप से भी बोल दो तो मैं उसको एक ही बात बोलूंगा, ये लाइन तो दुनिया की सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग लाइन है। पूछो कैसे? कंफर्म हो गया नहीं होगा आज ही, तो टेंशन तो खत्म हो गई, रिजल्ट पहले से पता है, अब 4 महीने पढ़ ले, हो गया तो जो अभी स्थिति उससे तो बेटर ही होगी ना। और नहीं हुआ तो अभी भी नहीं हो रहा था। हाईली मोटिवेटिंग लाइन है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तब तो बेस्ट है, पढ़ ले 4 महीने, कुछ हो गया तो तू तो गेन ही करेगा, तेरा तो लॉस कभी नहीं होने वाला। अच्छा एक और बात, अगर आप ये सोचो कि मैं 4 महीने क्यों वेस्ट करूं, भाई तेरे पास ऑप्शन भी नहीं है कुछ और करने का, कुछ भी नहीं हो सकता इन 4 महीने में। तू ऐसा तो है नहीं कि बढ़िया कोई एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, कुछ आता भी नहीं है अपने को, वैसे भी किसी काम की नहीं, नकारा असहाय पीड़ित लाचार मंदबुद्धि अविकसित कुपोषण के शिकार है अपन, हम किसी भी काम के नहीं है। इन 4 महीने में सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, पढ़ने का, इसके अलावा हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मैथ्स पे जाओगे ना, मैथ्स वाला भी भगा देगा, रोटी बनानी भी नहीं आती। कोई गेम खेलने जाओगे वो भी भगा देंगे, कुछ नहीं आता। 4 महीने में कुछ आप गेन कर भी नहीं सकते, कोई ट्रेनिंग नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप सिवाय पढ़ने के। तो एक ऑप्शन ही तो उसको भी आजमा लो, बाकी तो फिर आपको पता ही है कि आपका नहीं होगा सिलेक्शन। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप जो चीजें होती है ना उनको कैसे सोचते हो। सही बता रहा हूं मैं आपको। एक स्टोरी आपने सुनी होगी वैसे, कल मैंने सुनी थी, मैंने बहुत बार सुनी थी, कल भी सुनी थी, इसलिए मैं बता देता हूँ। एटीट्यूड की बात होती है ये। हम किसी भी चीज से कैसे, समझना बात को, रिएक्ट करते हैं, हमारी सोच क्या होती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, ये आपके शब्दों से अपने आप बाहर आता है। गांधी जी एक बार क्या है, कहीं गए थे, वहां पर एक प्रोफेसर मिला उन्हें हिस्ट्री का, आपने सुनी होगी कहानी। ठीक है। और वो बहुत बड़ा प्रोफेसर था, उसने काफी किताबें लिखी थी और बढ़िया यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा नामी प्रोफेसर था हिस्ट्री का। तो गांधी जी से मुलाकात हुई, बहुत हम्बल वे में, गांधी जी बिल्कुल सिंपल सादे इंसान थे। ठीक है। जाके बैठ गए, बातचीत हुई तो उन्होंने कहा यार गांधी जी आप, मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री में मैंने काफी सारी बुक्स लिखी भी हैं, और मैंने जितना पढ़ा हिस्ट्री में आज तक, उसमें साफ साफ है कि कभी भी अहिंसा से कोई जंग नहीं जीती जा सकती और ना जीत सकते हैं। तो आपका ये मेथड ही गलत है, रॉन्ग है, आप कभी नहीं जीत पाएंगे। तो गांधी जी ने बहुत हम्बल वे में कहा कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश की युवाओं को हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आपने अच्छी किताबें लिखी, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप अपना ये काम बहुत अच्छे से करते रहें। बट आपका काम हिस्ट्री पढ़ाना है, मेरा काम हिस्ट्री बनाना है। तो जो मैं हिस्ट्री बनाऊंगा वही तो आप पढ़ाओगे आगे। ये एटीट्यूड और ये रिप्लाई था भाई, और ये सत्य घटना है, मजाक वाली नहीं है। दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। अगर मान लो कोई नॉर्मल आदमी होता, तो उस बड़े आदमी की बात सुन के, बहुत बड़ा प्रोफेसर था वो, उसको आदमी की बात सुन के तो डिमोटिवेट हो जाता, बोला यार ये आदमी कह रहा कुछ नहीं हो सकता, लेट मी थिंक, सुभाष चंद्र बोस से मीटिंग फिक्स करो, भगत सिंह को बुलाओ, चंद्रशेखर आजाद से भी मीटिंग फिक्स करो। इमीडिएटली कौन करते ना वो, करते नहीं करते, सबको बुला के बोलते अटैक करो, और अपने जितने अनुयायी होते उनको भी कहते हैं, क्योंकि उसने कहा था, वो थोड़ा प्रोफेसर है वो तो, और उन्होंने जितनी हिस्ट्री थी वो सब पढ़ ली कि भैया बिना उसके तो नहीं हो सकता कुछ भी। नहीं यही बात समझ में, एटीट्यूड, अपने ऊपर विश्वास। इसी तरह से जो कोई आपको ये कह दे कि तेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो उस पर विश्वास नहीं करना है कि उसने कहा नहीं हो सकता, अबे अपने ऊपर विश्वास करो कि हो सकता है। जो अपने ऊपर विश्वास करोगे उस पर ज्यादा विश्वास करके ही आप अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हो, किसी और के स्टेटमेंट पर विश्वास करके आप अपने लक्ष्य को थोड़ी अचीव कर सकते हो। नहीं है ना मेरी बात समझ में, नहीं आ रही मेरी बात समझ में। भाई इंसान को सफल होना होता है, खुद पर भरोसा करना चाहिए, और आप पर भरोसे के लिए पॉइंट्स दे रहा हूं मैं आपको। पहला पॉइंट है कि 4 महीने हैं,
टाइम की अगर किसी तरह की नेगेटिविटी तो हटा दो, क्योंकि जिस दिन भी एग्जाम की डेट भी अगर आएगी ना, उससे भी 4 महीने हैं। भाई जब 4 अटेम्प्ट नहीं होते तो 3 महीने हैं। 99.9% 3 अटेम्प्ट तो होंगे, और दिल जहां तक कहता 4 ही होंगे, क्योंकि सरकार भी कोई रिस्क नहीं ले सकती। पहला वाला मॉडल सक्सेसफुल मॉडल है, चला आ रहा है, और क्यों टेंशन लेंगे वो इतनी। बस इतना सा हो सकता है कि थोड़ा सा सेशन जल्दी करने के चक्कर में 3 कर दें, कि एडवांस जुलाई में करा के वो आईआईटी के सेशन स्टार्ट जल्दी करवा दें। बस इतना सा मुझे लगता है कि होगा, मतलब मेरा परसेप्शन कह रहा है, क्योंकि आईआईटी के सेशंस को डिले नहीं करना चाहेंगे इस साल, क्योंकि अब सारी सिचुएशन कंट्रोल में आ गई है। ये एक प्रोबेबिलिटी, मैं भी गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी ना इतने हाई लेवल पे पता है अंदर से कि चीजें क्या है। भाई तो सरकार को ही पता है अंदर से कि क्या सिचुएशन है। डेटा तो उनके पास है कि ओमिक्रॉन कितना है, कोविड कितना है, सेशंस कितने चल रहे हैं, क्या है क्या नहीं, तो उसी डिसीजन लेंगे। मेरी बातें समझ में आ रही है कुछ? तो आज से अपने आप को एनर्जाइज कर लेना। कल 1 फरवरी आने वाली है, महीने आपके पास हो चुके हैं फिक्स। एनर्जी बढ़ा के रखो। आप अपने लक्ष्य के बिल्कुल पास हैं, सिर्फ अपनी एक गलती की वजह से आप नुकसान मत करना। और आपका सबसे बड़ा एफर्ट क्या है? क्लास में आना। ये याद रखना बस, कभी भी क्लास मिस मत करना। जब तक आप क्लास में आते रहोगे, आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी सिलेक्शन की। क्यों? क्योंकि हम आपके आधे से ज्यादा टाइम को सिर्फ पढ़ने में खर्च करते हैं, और आप घर पे रहते हो तो आप अपने से आधे से ज्यादा टाइम नेगेटिव बातों में खर्च करते हैं। कभी भी आप देख लेना, घर पे पड़े रहो। लास्ट ईयर क्या कट ऑफ किया था, कितने नंबर पे कितना कॉलेज मिला था, यही चलता रहता है दिमाग में। अगर मुझे अच्छा एनआईटी लाना है तो कौन सा, और इसीलिए यूट्यूब यूनिवर्सिटी जिंदाबाद। मैं बहुत ट्राई करता हूँ यार वीडियोस बनाने की, बट मेरा दिल पता नहीं अजीब सा हो जाता है, क्योंकि वहां ही देखता हूँ इतने पे इतना हो जाएगा, इतने पे इतना, इतने पे इतना, इतने पे। फिर मुझे लगता है कि यार इसकी बजाय 2 घंटे ही पढ़ लेगा तो सब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? एक चैप्टर कंप्लीट होते उसके सवाल तो वैसे ही हो जाएंगे। तो बेसिक चीज से नहीं मुंह मोड़ना है। क्या बोला मैंने? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की दुनिया में कि बेसिक की कोई वैल्यू ही नहीं रखी किसी ने, और जबकि वैल्यू उसी की है। क्लियर? तो चले आ जाओ वापस इलेक्ट्रो पे, फटाफट खत्म कर लेते हैं इसको। यहाँ पर आपका ये एनोड है, इम्प्योर कॉपर है। ये प्योर कॉपर है, ये क्या है? कैथोड। फील ही नहीं आ रही। कॉन्सेप्ट फिक्स रहेगा हमेशा। क्या फिक्स रहेगा? कि जिसका भी आपको करना है, उस मेटल का इम्प्योर तो एनोड लेंगे, और प्योर कैथोड लेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट वही लेंगे जो मेटल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है। अब हमें पता है कैथोड पर होता है रिडक्शन, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ एनोड है, इस पर ऑक्सीडेशन होगा। लिखना मतलब ये है ना। तो कॉपर से क्या बन जाएगा? कॉपर+2। हाँ या ना? ये सॉलिड और ये एक्वस। एट कैथोड कॉपर+2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर, एक्वस, और ये सॉलिड। क्लियर यहाँ तक? हाँ या ना? बोलो। सिंपल है। ओके। तो इसका मतलब ये नहीं निकल रहा यहाँ से जितना भी कॉपर होगा वो नीचे आएगा, और यहाँ से नीचे आकर के सारा का सारा कॉपर यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। फील नहीं आ रही? तो धीरे धीरे जो ये रोड है ये पतली होने लग जाएगी, यानी कि थिक रोड बिकम्स थिन, और थिन रोड बिकम्स थिक। और धीरे धीरे जो होगा, यहाँ जो इम्प्योरिटी होंगी वो नीचे गिर जाएंगी, और जो इम्प्योरिटियां नीचे गिरेगी वो क्या कहलाएंगी? एनोड। बट कोई डाउट किसी को? सिंपल है। ये आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस होता है, इससे 99.99% प्योर मेटल प्राप्त हो जाती है। ठीक है, रुक जाओ अभी। अब एक डाउट पूछेंगे आपसे सिंदूरी भाई, आपके लिए। ठीक है, 5 करोड़ रुपए बर्बाद कैसे करते हैं सिंदूरी बताएगा। इससे पहले मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ सीरीजली के काका ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी को ने स्नेह, प्रभा ही कुटी होगी आज आऊं,
यहाँ तक क्लियर है? हाँ क्या ना? सिंपल। बोलो। इस सीरीज में अगर ऊपर जाते हैं तो आपको पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है, और डाउन द सीरीज आते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। हाँ है ना? बोलो। क्या? सिंपल है। हाँ सिंपल है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इसमें से कुछ मेटल्स को मैं लिख रहा हूँ, ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, है ना? यहाँ पर आपका ये कॉपर है इम्प्योर, इसमें से कुछ इंप्योरिटियां इसमें पाई जा रही हैं, ठीक है? सपोज मैंने कहा यार ये इंप्योरिटीज हैं इसमें, Mn, जिंक, क्रोमियम, Fe, ठीक है, टिन, लेड और मरकरी, ठीक है, और गोल्ड, ये सारी इंप्योरिटीज हैं। ठीक है ना? आज समझ में, ये इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन एनोड। एनोड में है, ठीक है ना? इफ तो आपसे क्वेश्चन ही पूछा है कि इनके सॉल्यूशन में आने का ऑर्डर क्या होगा एलिमेंट्स के, जितने भी एलिमेंट्स इस रॉड में है, एनोड पर हैं, उन एलिमेंट्स के सॉल्यूशन में आने का ऑर्डर क्या होगा। अब सॉल्यूशन में आने का ऑर्डर का मतलब यहां से ऑक्सीडाइज हो रहे होंगे एलिमेंट्स, वही तो ऑर्डर पूछा उसने। यहां तक समझ में आया? क्या? बोलो, यहां से इधर आएंगे ना? फील ही नहीं आ रही है। क्या फील आई? यहां से यहां आने का ऑर्डर क्या होगा, जितने भी एलिमेंट इस रोड में है, तो इससे नीचे आने का मतलब ऑक्सीडेशन ही तो हुआ। इसका मतलब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही तो आएगा। किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? कौन कौन आएगा बताओ, पहला ऑर्डर बताओ। फिर 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 अरे बोलो। फिर हाँ, फिर फिर किस किस को समझ में आ गया ये? किस किस को नहीं आया? सबको आ गया? सिंपल है। उल्टा पूछा उसने, डिपॉजिट होने का ऑर्डर क्या होगा कैथोड पर? बोलो, कैथोड पर डिपॉजिट होने का ऑर्डर क्या होगा? हाँ, क्या? सिंपल है। ऑब्वियस सी बात है, किसका ज्यादा होगा? अबे उल्टा हो जाएगा ना। सबको समझ में आ गया? मुझे नहीं आया, पूछो क्यों? सिंदूरी पर ध्यान दो आप, यहां पर आपने लिखा 99.99% प्योर, 99.99, और सिंदूरी ने क्या करा, ये सारी इंप्यूरिटी जो यहाँ थी यहाँ आई और एक एक करके यहाँ डिपॉजिट करा दी, तो इम्प्योर हो गया फिर वापस। फील नहीं आ रही कि जो यहाँ थी वो सारी यहाँ आ गई, और लिख रहा है ये 99.99। एक मिनट रुको, जो इम्प्योरिटी वो थी वो सारी यहाँ चिपका दी इसने, और ले 99.9। फोन आया यूएस से, भाई बोलता है दिल है हिंदुस्तानी, इन्होंने एक मांगा मैंने सारे दे दिए। उन्होंने कहा हमें अमेरिकन, हमने जितने दिए सारे पैसे लेंगे। क्यों? 1,500 करोड़ नहीं, 5,000 करोड़ का प्लांट था ये, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है, बहुत महंगी होती है। बिठा दिया इसको लोटा लेके, बोला जब तक 5 करोड़ नहीं है यहीं पर आपको सब करना है, उठना नहीं है, और एक कटोरा और दे दिया। अभी एक ही जगह लोटा और कटोरा दोनों लेके बैठा है, जब तक 5 करोड़ नहीं होंगे उठेगा नहीं है। इसीलिए कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेता पहले, 5 करोड़ गिन रहा था बेवकूफ।
जीरो गिन रहे थे, याद आया वो? अभी गलती क्या कर दी इसने बताओ? बताता हूँ। सबसे बड़ी मिस्टेक ये करी भाई कि इसने इस ऑर्डर में कॉपर को तो लिखा ही नहीं जो आ रहा है। भाई जिसका इलेक्ट्रो डिफाइनिंग कर रहे हो वो एलिमेंट नीचे नहीं आएगा और वो डिपॉजिट नहीं होगा, तो इस ऑर्डर में कहाँ है वो? नहीं, आप समझे नहीं सवाल को, रुको शुरू से चालू करते हैं कि ये सारी इंप्योरिटी एनोड में है, तो एनोड तो कॉपर की है। इंप्योरिटी जो होती है वो हमेशा माइनर होती है। तो सारी इंप्योरिटी यहाँ पर है। अब देखो यहाँ से क्या चालू हुआ, बोलो। हाँ, क्या? तो स्टार्ट करो, सबसे पहले कौन आएगा? Mn। अब Mn जब तक आएगा तब तक जिंक नहीं आएगा ना, क्योंकि Mn का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो जिंक ने पूछा भैया मेरा नंबर कब आएगा? Mn ने कहा आएगा आएगा, पहले मुझे जाने दे फिर तेरा नंबर आएगा। Mn आ गया, खत्म। जिंक का स्टार्ट हो गया आना। जिंक के आते ही क्रोमियम ने पूछा भैया मेरा नंबर कब आएगा? बोला आएगा आएगा, पहले मुझे जाने दे फिर तेरा नंबर आएगा। हाँ है ना? Fe की बात करें, क्रोमियम से पूछा मेरा नंबर कब आएगा? आएगा आएगा, पहले मुझे जाने दे फिर आएगा। टिन ने पूछा मेरा नंबर कब आएगा? आफी ने क्या कहा? आएगा आएगा, पहले मुझे जाने दे फिर तेरा नंबर आएगा। लेड ने पूछा, तो इसने क्या कहा? टिन ने आएगा आएगा, पहले मुझे जाने दे फिर तेरा नंबर आएगा। फील नहीं आ रही ना? एजी से पहले अब लेकिन कॉपर आएगा, रॉड तो कॉपर की है, तो यानी कि इसमें ये पहले तो आएंगे ही नहीं है। कौन आएंगे? कॉपर आएगा, हाँ है ना? अब कॉपर आया, एजी चिल्लाया मेरा नंबर कब आएगा? कॉपर ने कहा भाई आएगा आएगा, पहले मुझे जाने दे फिर तेरा नंबर आएगा। कॉपर आने लगा, एजी फिर चिल्लाया मेरा नंबर कब आएगा? कॉपर ने कहा भाई आएगा आएगा, पहले मुझे जाने दे फिर तेरा नंबर आएगा। रॉड पतली होने लग गई, एजी टेंशन में आ गया, मेरा नंबर कब आएगा? बोला आएगा आएगा, पहले मुझे जाने दे फिर तेरा नंबर आएगा। रॉड और पतली होती गई, एजी और टेंशन में आ गया, मेरा नंबर कब आएगा? बोला आएगा आएगा, पहले मुझे जाने दे फिर तेरा नंबर आएगा। रॉड और पतली होती गई, एजी एकदम घबराहट में बीपी बढ़ गया, बोला मेरा नंबर कब आएगा? बोला आएगा आएगा, पहले मुझे जाने दे फिर तेरा नंबर आएगा। रॉड एकदम से खत्म हो गई, कॉपर की थी। कॉपर जाते जाते बोला एजी तेरा नंबर तेरा नंबर कभी नहीं आएगा, तू धड़ाम से नीचे गिर जाएगा और एनोड मड में पाया जाएगा। क्या बोला उसने बताओ? ए जी तेरा नंबर कभी नहीं आएगा, तू धड़ाम से नीचे गिर जाएगा और हमेशा एनोड मड में पाया जाएगा। इसका मतलब इस ऑर्डर में एजी नहीं आएगा और ये एनोड मड में पाया जाएगा। फील ही नहीं आई ना? अब सुनो की पॉइंट। जिस मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, जैसे कॉपर का, उससे नीचे वाले एलिमेंट ही होते हैं एनोड मड में। क्यों? क्योंकि कॉपर का कर रहे हो तो कॉपर की रॉड होगी इम्प्योर, और जब कॉपर की ही रॉड होगी तो आप जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस खत्म करोगे तो रॉड ही खत्म हो जाएगी ना। कॉपर की रॉड खत्म होगी तो इलेक्ट्रोलिसिस बंद हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। चलो बताओ, अगर लेड का एक्सट्रैक्शन कर रहा होता तो एनोड मड में कौन पाया जाता? उससे नीचे वाले। फील आई? दूसरा सवाल, डिपॉजिट होने का ऑर्डर बताओ। कौन जाएगा? एजी और एयू, लेकिन एजी एयू तो है ही नहीं सॉल्यूशन में, वो तो एनोड मड में, तो ये तो जाने से रहे। ठीक है ना? अब सॉल्यूशन में कैटायंस है, कौन जाएगा? ये। लेकिन एक डाउट है, पूछो क्या? ये तो बहुत देर बाद आएगा, उससे पहले तो ये आ जाएगा, तो ये अगर आ गया तो ये भग जाएगा। अगर ये चला गया तो 99.9 पॉइंट कैसे आएगा?
तो इसको जाने से रोकना है ना। मैग्नीज भैया को क्या कहना, भैया 1 मिनट रुको। तो अब मैग्नीज कहेगा हट, कैसे रुकेंगे, हम जा रहे हैं वे, हमको कौन रोक सकता है। जब एटीट्यूड है इसके पास तो भयंकर, इसको कैसे रोके, मर गए, फंस गए। उसी चक्कर में हमें जिस मेटल का एक्सट्रैक्शन करना होता है उसका इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ता है। अब हमने जानबूझ के ही कॉपर सल्फेट लिया है। क्या बोले बे, जानबूझ के कॉपर सल्फेट लिया है, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट आएगा Copper+2 लाएगा। यहाँ Copper+2 है। Copper+2 ने कहा मैग्नीज से क्या हुआ, व्हाट्स प्रॉब्लम। मैग्नीज का भाई जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम, तुम कैसे जा सकते हो। बोला हमको कौन रोकेगा बे, वेट, आई एम हियर। Copper+2 ने कहा आई एम हियर, रिडक्शन पोटेंशियल हमारा ज्यादा है बे, नीचे हम है, हो गया वो भी बिहारी पे, तुम क्या समझे, हम सूट बूट में देख ले तो बिहारी नहीं है क्या। तो जी बोलो मान लेंगे, हट बैठो वहां। मैग्नीज एटीट्यूड में बोलती एकदम टेंशन में आ गया, बोला सेम भाषा बोल रहा है। कॉपर और मैग्नीज में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। जब पहला मैग्नीज आया तो यहां अंदर 2 आयन थे, एक मैग्नीज और एक कॉपर सल्फेट का Copper+2, तो कौन डिपॉजिट होने गया, ई। तुम्हें ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जब ई दूसरा जिंक आ गया तो भी कौन गया, ई, कॉपर सल्फेट का कॉपर। तीसरा आया तब भी ये, चौथा आया ये, पांचवा आया, छठा आया, और जब ये आया तो यहां से आया यहां। फील नहीं आ रही ना। अबे ये यहाँ आया तो यहाँ, 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 पूरी रोड खत्म हो गई, सारा कॉपर यहाँ। और जो ये बेचारे AgAu बचे धड़ाम से नीचे, तो दिमाग की बत्ती जलाओ, जितना कॉपर यहाँ था सारा यहाँ आ गया ना, एक भी इम्प्योरिटी को आसपास भी नहीं फटकने दिया। इसलिए बोलते हैं 99.99। अभी फील है कि कैसे 99.9 है। और एक डाउट और आएगा, 100% क्यों नहीं लिख रहे सर, 100% कुछ होता नहीं है, इसको जब निकालते हैं हैंडल करते हैं तो रिएक्शन हो जाती है, कुछ कुछ ऑक्सीडाइज हो गया कर गया, इसलिए 100% वर्ड नहीं आएगा। अब समझ में आया क्या हुआ, क्या। और ये सारी इम्प्योरिटीज जो थी वो यहीं पड़ी रह जाएगी अंदर सॉल्यूशन में ही। फील आ रहा है कुछ कुछ। अच्छा ये फील है कि कॉपर सल्फेट क्यों लेना पड़ा आपको, और अगर आप उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेते तो क्या गलती होती, ये इम्प्योरिटियां भाग जाती, ये बेचारा तो बहुत बाद में आता, तब तक तो खेल ही खत्म हो जाता। नहीं वो तो बर्बाद हो चुका, उसके पास तो सिंदूर के पैसे भी नहीं है अब। तुम्हें ये समझ में आया नहीं आया पहले तो। अभी कोई डाउट नहीं पूछना, इसको लिखो पहले आराम से। पिक्चर अभी बाकी है, अभी और समझाएंगे इसमें।
हो गया। सॉल्यूशन में आने का ऑर्डर है, नोट करके लिख लेना। ये किसका ऑर्डर लिखा था? सॉल्यूशन में आने का ऑर्डर। हो गया? जल्दी लिखो यार। क्या हो गया, बदतमीजी कर रहे हैं? क्या करूं? तू है क्या? अरे किस बात पे होपलेस हो गया भाई? सर लास्ट 20 दिन से पढ़ाई नहीं हो रही। अरे किसी की भी नहीं हो रही। पढ़ाई का तो माहौल ही आज बनाया कि जब रिपोर्ट हुई है कि हाँ सब सही हो गया, कर्फ्यू कैंसिल कर दिए, 10 बजे तक दुकानें खुलेगी, ओमिक्रॉन घट रहा है, कोरोना की बाउंडेशन हट। वो तो मुझे पता है, कुछ नहीं होना होता। हम्म। हाँ नहीं कोई बात नहीं ना, वो तो देखो, जरा ध्यान से सुनो। माहौल आज से बना है इसीलिए आज समझाया है। तो आज सारी चीजें पॉजिटिव हो रही हैं, और एक एनर्जी भी आती है, क्योंकि जब पॉजिटिव चीजें हो रही होती है और महीना भी नया चालू हो रहा होता है, साइकोलॉजिकल फर्क पड़ता है। तो कल से अगर आप अपनी एनर्जी बचा के रखोगे तो बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलो अगला देखो। यार देखो है ना, मैं इसको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तुम फोकस अपना चेंज मत करना है ना, इधर देखो पहले। अब एक डाउट है मेरे को दूसरा, सुनना ध्यान से। जब इस इलेक्ट्रोलाइट का कैटायन यहां जा रहा है तो मुझे एक चीज आती है कि कैथोड वो होता है जिस पर कैटायन जाता है, और एनोड वो होता है जिस पर एनायन जाता है। ध्यान सुनना। तो मेरा एक डाउट है, चश्मा लगा के इधर देख। वो डाउट ये है कि कैटायन जा रहा है कैथोड पर, तो फिर ये एनायन जो सल्फेट है वो क्यों नहीं गया एनोड पर? आपको नहीं बोलना, मैं बता दूंगा, तुम तो सिर्फ सवाल समझ लो। क्या बोला उसने? कैटायन जाता है कैथोड पर, ये गया, तो फिर एनायन एनोड पर क्यों नहीं गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या आप चाहते हैं कि एनोड पर जाए? नहीं, हम क्या चाहते हैं, ये ना जाए, यहाँ जो कॉपर है वो आ जाए। तो इलेक्ट्रोलाइट को चुनते समय एक कंडीशन होती है। कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और वो ये होती है कि एनायनिक पार्ट, या ऐसे लिख दो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल। क्या बोला, जल्दी बताओ। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल जो होता है वो ज्यादा होना चाहिए किससे? हाँ, एनायनिक पार्ट ऑफ मेटल से। क्या बोला, जल्दी बताओ मैंने। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल हमेशा क्या होना चाहिए? ज्यादा। किससे? एनायनिक पार्ट ऑफ मेटल से, सॉरी एनायनिक पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका इलेक्ट्रोलाइट तो कॉपर सल्फेट है।
कॉपर सल्फेट का एनायनिक पार्ट कौन हुआ? सल्फेट। और मेटल कौन हुई? कॉपर। तो किसका ज्यादा होना चाहिए? तो एनोड पर कॉपर ऑक्सीडाइज होने आएगा नीचे, सल्फेट नहीं आएगा वहां। तो यहाँ क्यों नहीं गया सल्फेट? समझ में आया अब कि हमने कॉपर सल्फेट लिया जानबूझ के ताकि सल्फेट जो है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम रहे। किससे? कॉपर से, ताकि हमारा कॉपर आए कॉपर+2 बनने के लिए। कईयों को तो समझ में नहीं आया, हुआ आगे नहीं आया, रुक जाओ, पहले इसको लिखो फिर समझाता हूँ वापस से एक और बार। आराम से समझो, ये एनोड होता है, एनोड का कॉन्सेप्ट होता है उस पर ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होने के लिए सल्फेट जाके ऑक्सीडाइज हो, एक ऑप्शन होता है, और दूसरा कॉपर से कॉपर+2 बने, वो ऑक्सीडाइज हो। आप क्या चाहते हो? कॉपर से कॉपर+2 बने। तो कॉपर से कॉपर+2 बनने के लिए कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनायन से ज्यादा होना चाहिए, तभी होगा। तो कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ गई कि हमें एक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लेना पड़ेगा जिसका एनायनिक पार्ट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो मेटल के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसीलिए कॉपर सल्फेट लिया है, कॉपर नाइट्रेट नहीं ले सकते, कॉपर क्लोराइड नहीं ले सकते। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगला देखो डाउट। यहाँ तक क्लियर है सबको? 99.99 की फील आई कुछ कुछ? इलेक्ट्रोलाइट। अब H2SO4 क्यों लिया, ये डाउट है। तो कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस कराते तो एसिड जरूर डाल देते हैं, रीजन बीइंग कि एसिड डालने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है, इससे कंडक्टिविटी। आपसे पूछे क्यों डाला है तो बता दो, कंडक्टिविटी। ठीक है, हाँ या ना? यहाँ तक की बात हो गई, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैसे करेंगे। अब इसमें एक खास बात होती है, स्पेसिफिक डाउट पूछेगा वो, ये तो मैंने ऐसे जनरल बताया था। इस एनोड मड में कौन कौन सी इंप्योरिटी पाई जाती है? तो इंप्योरिटीज, ठीक है, कॉपर के केस की बात है, इंप्योरिटीज इन एनोड मड, ठीक है, एनोड मड ऑफ कॉपर। ये सारी इंप्योरिटीज होती हैं। आओ आगे सब टीचर से पिटे। आप जब यहाँ बोल रहे थे ना ये जी नीचे आएगा धड़ाम से गिर जाएगा, तो जो डिसरेस्पेक्ट आप टीचर के लिए अपने अंदर ला रहे थे, उस डिसरेस्पेक्ट की वजह से ही की पॉइंट बनाया गया है, ठीक है ना? तो आपने डिसरेस्पेक्ट की इसलिए पिटना पड़ेगा, तो पिटने के लिए आगे आना पड़ेगा। तो सब आ गया हो और टीचर से पिटे। की पॉइंट याद हो गया? एनोड में इंप्योरिटी का की पॉइंट है ये, ठीक है। अब इसमें एक खास बात और होती है, सुनो। ये जो हाइड्रोजन होता है ना, इस हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी मेटल्स हैं और नीचे जितने भी मेटल्स हैं उन्हें बेस मेटल्स कहा जाता है, इनको छोड़ के। दीज आर प्रीशियस मेटल्स। प्रीशियस मेटल का मतलब समझते हैं महंगी धातुएं। सबको पता है गोल्ड प्लेटिनम और ये जो होते हैं सिल्वर, ये कॉस्टली है, इन्हें तो कहा जाता है प्रीशियस। इनको छोड़ के बाकी सब क्या कहलाती है? बेस। बेस मेटल में हाइड्रोजन से ऊपर वाली क्या कहलाएंगी? मोर बेस। नीचे वाली क्या कहलाएंगी? लेस बेस। तो अगर सवाल आ जाए कि कौन कौन सी बेस मेटल्स एनोड मड में पाई जाती हैं,
तो इन दोनों को छोड़ देंगे, बाकी सब बेस मेटल्स होंगी। अरे यार, फील ही नहीं आ रही। नहीं, इसमें प्लेटिनम है, अरे हाँ प्लेटिनम है ना तीसरा। तीन को छोड़ के कितनी प्रीशियस मेटल्स पाई जाती हैं? अरे इस तरह के फालतू के सवाल दे दोगे ना। बेस मेटल समझ में आ गया, प्रीशियस मेटल समझ में आ गया, एनोड बट में इम्प्योरिटी कौन सी समझ में आ गई। छापो, बाकियों को भी छापने दो। समझ में आता है बेटा? आप होमवर्क कर रहे हो? किसमें? नहीं नहीं, H2O नहीं। H2O तो है ही ना, एक्वा सॉल्यूशन है। जिस दिन हो उस दिन तो मैं बताऊंगा। आगे बढ़े। कोई दिक्कत? सिंपल है। अब देखो इधर, अरे 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 बतियाओ मत, चुप। इधर देखो। अब अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि यार ये NaCl है, मोल्टन स्टेट में या फ्यूज्ड स्टेट में, ठीक है? क्या बोला, जल्दी बताओ मैंने। तो ये आपका Na++Cl- बनेगा। मोल्टन का मतलब होता है खुद, वो खुद Na+ है और खुद Cl- है। तो आप सोच सकते हो कि ये आपका Na+ और Cl- बन गया। एट कैथोड क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, यही कैटायन जाएगा, और एट एनोड यही, हाँ तो बोल दिया यार, एनायन जाएगा। सिंपल है। लेकिन अगर इसकी जगह में एक्वस ले लेता तो क्या होता? तो एक्वस होती तो पानी भी आ जाता। हाँ है ना? क्या? अब एक्वस NaCl लेते हैं, हमारे पास दो कैटायन हो गए, Na+ और H+ और Cl- और OH-। दो कैटायन होंगे तो एक ही जाएगा। यहाँ देख के बताओ। H+ ही जाएगा, क्योंकि रिडक्शन जिसका ज्यादा होता है वही जाएगा। तो यानी कि एट कैथोड
H2 और एट एनोड नहीं, मुझे नहीं पता। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ डिपॉजिट होने का ऑर्डर, वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा। तो डिपॉजिट ऑर्डर होता है सल्फेट, नाइट्रेट, OH माइनस, Cl, Br और I, ये आपके डिपॉजिट ऑर्डर रहेंगे। तो सबसे ज्यादा डिपॉजिट ऑर्डर, हाँ हाँ, अबे नहीं, उधर देख के बताना, Cl और OH में से। अगर OH माइनस जाता है ना, तो OH माइनस की रिएक्शन में बता देता हूं ताकि आपको पता रहे बनेगा क्या। गैस O2 बनती है। तो अगर OH माइनस डिपॉजिट होता है तो कौन सी गैस? O2। और यहां पर देखें तो कौन सी गैस जा रही है? Cl माइनस जाएगा, तो कौन सी गैस है? Cl2। दिमाग की बत्ती जलाओ, ये Cl2 गया, H2 गया, तो अंदर क्या बच गया? तो यहाँ NaOH आ गया और pH आपका क्या आ गया? 7 से ज्यादा आ गया। तो ये क्या बन गया? बेसिक। क्या बन गया? क्या? फील ही नहीं आ रही यार। एक नया क्वेश्चन बन गया। अगर मोल्टन NaCl लेते हो तो आप सोडियम का एक्सट्रैक्शन करते हो, एक्वस लेते हो तो आप NaOH का करते हो। प्रिपरेशन ऑफ NaOH हो गया ना। वे मोल्टन लेते हो तो सोडियम। फील ही नहीं आ रही तुम्हें। तो एक नया सवाल बना, नहीं बना? NaOH बनाना है तो क्या लोगे? एक्वस। और अगर मोल्टन बनाना, मतलब सोडियम बनाना है तो? एक की पॉइंट पूछूं, क्या एस ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट अगर उसका एक्सट्रैक्शन करना है तो मोल्टन लोगे कि एक्वस लोगे? एक्वस से तो कभी नहीं होने वाला, क्योंकि एक्वस लेती कौन भाग जाएगा? H2। एक्वस लेते ही कौन भाग जाएगा? एक्वस लेते ही कौन भाग जाएगा? H2 भाग जाएगा। फील ही नहीं आ रही यार। नहीं आ रही। नो। ना। हाँ। आप अरे लड़कियों, समझ में आ रहा है पीछे? तो 2 सवाल थे, पहले लड़कियां थी फिर पीछे बोला था, इन्होंने भी जवाब नहीं दिया, उन्होंने भी -1। रोस्टिंग समझ में आ रहा है बेटा? पता नहीं क्या तो समझ में आता है तुम्हें। क्या बात है भाई, नए जूते, गजब, क्या बात है ये। लेकिन यार ये जूते तेरी शक्ल से मैच नहीं कर रहे बाबू। कहाँ से पार किए? भैया के है ना, हाँ मैं पहले ही कह रहा था। इसकी शक्ल से मैच कैसे करते बताओ? थोड़ा आइट साइड से फटा होता, खड़ा होता। वही तो कह रहे हैं हम। थोड़ा सोल इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा होता, पिचका हुआ, तब लगता है शक्ल से मैच कर रहा है। तब कह सकते इसका खुद का जूता है। बेचारे कोचिंग करने वालों की तो कपड़े पहनने की भी इच्छा नहीं होती है ना। कुछ भी पड़ा हो उठा के पहन के आ जाते हैं। समझ में भी नहीं आता पहना कहा था। बस इतना टेंशन होता है कि पहना हुआ है सर। है, और यही जो आप कोचिंग से पहले घर पे थे, तो मतलब हर महीने एक नया शर्ट तो होना ही चाहिए। रिपीट कैसे हो गया? आप समझते नहीं है, फेसबुक पे अपडेट हो चुका है शर्ट, अब दूसरा नहीं कर अरे अब थोड़ी पे पहले। एक ही शर्ट पे 4 फोटो डाल दो, इज्जत खराब हो जाती है, दोस्त क्या सोचेंगे? सही कहा गलत था? हाँ, अबे तेरी बात नहीं कर रहा, बाकियों की बात चल रही है बे। कई बार तो फेसबुक अपडेट करने के लिए भी जो अपने स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं उनके अगर देख लिया कोई नई शर्ट है तो 1 मिनट देना, 10 मिनट के लिए। किया किसी ने ऐसा?
ना मॉल में तो जानबूझ के जाते हैं वो तो थोड़ा। और कई लोग तो नमूने आजकल ऐसे अमेजोन पे ऑर्डर देते हैं और वापस रिजेक्ट कर देते हैं 4 फोटो खींच के। कौन कौन करता है चालाकी? हाँ? हाँ। नहीं आपसे पूछ रहा हूँ मैं, तो आप लोग करते थे? नहीं मॉल तो जाके करते होगी, ऐसे पहन के खिंचा लिया 2 फोटो हो गया चलो। अमेजोन वालों से किया नहीं किया ऐसा? 2 शर्ट मंगाई, फंक्शन था, शर्ट नहीं किया तो कर सकते, कीपण दे रहा हूँ। आपके घर में कोई फंक्शन और आपको लग रहा है बजट की इश्यू आ रही, पेरेंट्स नहीं सुन रहे, ऑर्डर दो, आ गया पहन लो, चलो डिफेक्टेड पीस है, कंप्लेन मार दो, कलर चेंज हो गया अपना काम उसका, तो फिर अगले फंक्शन फिर दे दो। 10 दिन की पॉलिसी है तो बहुत है, तो फंक्शन के 10 दिन चलेगा क्या? अबे तो उधर दिमाग लगा के दो ना कि कितने दिन लगते हैं, रिसीव मत करो यार, इतनी तेरे को सिखाना पड़ रहा है, मुझे शर्म आ रही है मतलब। पार्सल रिसीव ही मत करो ना, तो रिसीविंग के बाद से 10 दिन है बेवकूफ। दिमाग लगाओ, अगले दिन फंक्शन, आज रिसीव किया, खटाखट पहन लिया, फिर उसके बाद छोड़ दी। ये हमें पिछले साल वालों ने बताया था। ये जितना भी तुमको ज्ञान बांटते हैं ना, तुम ही से सीखा है, अपने पास कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे टाइम ही नहीं मिलता। तुम ही सिखाते हो सब, जुगाड़ जितने भी है सारे। आज भी सुबह मैंने कहा ना, उसने बताया मुझे कि ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, मुझे थोड़ी ख्याल आते हैं। नहीं समझे बात होगा? भाई मुझे सुबह सुबह ख्याल आएंगे कि तुम्हें डिप्रेशन आ रहा है, मेरे को तो लग रहा है सब बढ़िया चल रहा है, कोर्स चल रहा है, मस्त चल रहा है, सुबह देखते दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा ये भी चल रहा है दिमाग में तुम्हारे अभी? उल्टा चलना चाहिए, 5 महीने बाकी है अभी तो। ऐसे तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, पढ़ाई का नाम आते हाईली पेसिमिस्ट, पैथेटिक कंडीशन एकदम, भाई सवा साहब पीड़ित लाचार मंदबुद्धि अविकसित कुपोषण के शिकार, कुछ नहीं हो सकता हमारा जीवन में, कहा हमारी माता, हमको कुछ नहीं आता है। जब भी पढ़ाई का नाम, पढ़ाई के अलावा आप बात कर लो। अभी आपसे को मोबाइल में ये सब नहीं होगा, तुमसे क्यों नहीं होगा? 1 मिनट तो ये लो, आपसे मुझे पहले किया था नहीं, 2-4 फंक्शन ही तो छेड़ने थे, समझ में आ गया क्या था। और जो पढ़ाई 12 साल से कर रहे हो उसको कहते बेटा ये सवाल नहीं होगा। अरे ट्राई, अरे सर बेटा कोशिश, सर मालूम है सर, ये लो। पढ़ाई के मामले फुल कॉन्फिडेंट रहते हो आपकी, कुछ नहीं हो सकता, बाकी सब में आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखो। आगे बढ़े, तो एक नोट करके यहां लिखना है कि एस ब्लॉक एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन उनके एक्वस सॉल्यूशन से नहीं होगा कभी भी। अपनी भाषा में लिखना है इस लाइन को, ताकि जब भी पढ़ो तो याद रहे। ये सवाल आएगा, बहुत प्यार से गलत करवाएगा वो आपसे, पता भी नहीं चलेगा आपको कि गलत हो गया। एस ब्लॉक एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन उनके एक्वस सॉल्यूशन से नहीं किया जा सकता। हो गया? अब इधर देखो, एक वर्ड आता है डिस्चार्ज पोटेंशियल। इधर देखो, वो कह रहा है कि डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ कैटायन जो है, एक, अरे 1 मिनट रुको, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ ये लाइन कि वो इससे इसको रिलेट करके भी सवाल बना सकता है। जैसे मैं अब सवाल पूछूं,
Na+ और H+ में से कौन पहले डिपॉजिट होगा? हमें पता है कि H+ होगा। अब वो ऐसे नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा। अब मैं फंस गया। मुझे पूछा Na+ और H+ में से किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है। अब डिस्चार्ज पोटेंशियल होता क्या है? मिनिमम रिक्वायर्ड पोटेंशियल फॉर डिपोजिशन ऑफ आयन। किसी भी आयन के डिपॉजिट होने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड पोटेंशियल है। निकालते कैसे हैं? देखो, इसको मत देखना। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो पहले डिपॉजिट होगा या नहीं होगा? दोबारा बोलना। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्लियर है? क्लियर है? और हमने डिस्चार्ज पोटेंशियल बोला है मिनिमम, तो दोनों में माइनस का रिलेशन आएगा नहीं आएगा? तो अगर डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ कैटायन, यानी कि किसके लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे जल्दी होगा, मतलब कौन जल्दी वहां चला जाए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा उसी के लिए माइनस होगा ये सबसे, और जिसके लिए सबसे कम होगा वही तो पहले जाएगा। मिनिमम रिक्वायर्ड पोटेंशियल। तो ऐसे सवाल आएंगे तो कर देंगे। दोबारा बताओ, Na+ और H+ में से डिपॉजिट कौन पहले हो रहा है? H+। तो इसका मतलब H+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम है, Na का ज्यादा है। नहीं यार, ये भी लिख लो। ये तो कुछ भी नहीं है, सिंपल था। इस टर्म में पूछे या इस टर्म में पूछे तो आपको आंसर आ जाए देना। बाद में बैटरी ट्री को सही कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, सही कर देगा। इधर आओ 1 मिनट। अब इसके अंदर देखो, मेरे बाद किसी क्लास है अभी? ए, सबकी, दोनों की, दोनों बैच की ना। बस 2 मिनट ले लूँ ना, मतलब ये पूरा खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि मैं वैसे लेट आया ना, क्योंकि आने नहीं दिया उन्होंने, टाइम पे नहीं छोड़ा था ना। हाँ, ये आ गया समझ में यहाँ तक? अब सुनो, इससे की पॉइंट बना दूं मैं एट कैथोड। अगर यहाँ देखो, आप कभी भी अगर एक्वस सॉल्यूशन लूं मैं, अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराऊं एक्वस सॉल्यूशन का किसी भी इस कंपाउंड में, तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी होंगे उनमें कौन डिपॉजिट होगा एक्वस सॉल्यूशन में? हाइड्रोजन खुद जाएगा। और बिलो हाइड्रोजन हो तो मेटल इटसेल्फ। तो एट कैथोड अगर अबव हाइड्रोजन है तो कौन जाएगा? H2। बिलो है तो मेटल इटसेल्फ, आया ना? अच्छा, एट एनोड, नहीं नहीं, वहां देखो, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, इस तरह के पॉली एटॉमिक हैं तो कौन जाएगा? O2। Cl-Br- और I- है तो कौन जाएगा? हम्म, खुद। अरे OH क्यों? खुद से ही तो जाएंगे। आराम से देखो, मैं आपके लिए की पॉइंट बना रहा हूं कि अगर ये आ गए पॉली एटॉमिक तो डिपोजिशन में ऑर्डर किसका ज्यादा है? OH- का। तो OH- जाएगा तो O2 गैस निकलेगी। लेकिन अगर ये हेलोजन खुद आ गई तो कौन जाएगा? हेलोजन खुद जा रही है, बट F- के केस में O2 ही निकलती है। वो पोटेंशियल की वैल्यू से आंसर है इससे। पोटेंशियल, ये आपका की पॉइंट है। इस की पॉइंट से आप आसानी से कर सकते हो, नहीं कर सकते?
सिंपल है। मिटा दो इसको। लेकिन यार एक बात बताऊं सर, मतलब मुझे मजा नहीं आया इस की पॉइंट में। पूछो क्या? सर की पॉइंट तो वो होता है जो मतलब की पॉइंट होता है। ये तो थ्योरी टाइप लग रहा है। की पॉइंट मतलब एक खट देगा आंसर दिया। बिल्कुल, आपको भी वही, मेरे को भी वही फील आई जब मैंने इसको बनाया। तो जब मेरे अंदर वो फील आई तो मुझे भी की पॉइंट नजर आने लगा कुछ कुछ। कैसे मैं बताता हूँ। मुझे ये समझ में आ गया कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले होंगे तो हाइड्रोजन जाएगी, नीचे वाले होंगे तो मेटल जाएगी। अब मैंने दिमाग लगाया ज्यादा कौन है। मैंने कहा ये तो बहुत सारे हैं, इनको कौन याद रखे। मेरे कहा ये नीचे वाले हैं, ये कम है, इनको याद कर लो। मैंने इनको याद किया और इनका जो फर्स्ट लेटर है उसको बनाया सी। यहाँ बीच में ना प्लेटिनम भी आता है, हम पढ़ते नहीं है, रीजन बिंग हमारे सिलेबस में नहीं होता है ना। तो मैंने इनका फर्स्ट लेटर लिया तो CHAPA बना। देखो CHA बना। जैसे मैंने फर्स्ट लेटर बना, जैसे आपके दिमाग में आया ना वैसे मेरे भी आ गया छापा। मैंने कहा ये तो छापा बन रहा है अगर प्रोनाउंसिएशन करें तो। दिमाग की बत्ती जल गई। की पॉइंट थे यार, छापा है तो छापा है, नहीं तो हाइड्रोजन को छापा है। अरे छापा है तो छापा है, नहीं तो हाइड्रोजन को छापा है। भाई ये मेटल अगर है तो ये खुद जाएंगी वरना हाइड्रोजन जाएगा ना, दैट्स इट। ये है की पॉइंट। द पावर ऑफ की पॉइंट। क्या? छापा है तो छापा है, नहीं तो हाइड्रोजन को छापा है। दोबारा बोलो। छापा है तो छापा है, हाइड्रोजन को छापा। छापा है तो छापा है। आज मैच में कोई खाना खा रहा हो ना तो उसके कान में छापा है तो छापा है, हाइड्रोजन को छापा। निकल लेना चुपचाप। बोला क्या बदतमीजी है। रिवीजन कर रहा था। बोला काय का रिवीजन? बोला छापा है तो छापा है, नहीं तो हाइड्रोजन को छापा है। इतना भी नहीं पता तुझे? मुझे पढ़ने दे, डोंट डिस्टर्ब मी। क्या बोलोगे उससे? छापा है तो, नहीं तो हाइड्रोजन को छापा है। जिससे बदला लेना हो ना उससे ऐसे बोला करो। ज्यादा जो स्टाइल मार रहा हो ना उसको बिठाना इधर। क्या हो? छापा है तो छापा है, नहीं तो हाइड्रोजन को छापा है। इसमें क्या? ऑनलाइन वाले भी बैठे हैं बेचारे, है ना। देख कितने सारे ऑनलाइन वाले देख रहे हैं। ये इनके दिमाग में पता है जब बंद हुआ तो ऐसा दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आ गए थे, बस अब मैं ना सेल्फ स्टडी पे पूरा फोकस करूंगा और अब मैं पूरा ईमानदारी से पढ़ूंगा। सर के तो बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, इतनी देर में इतना पढ़ाते हैं। मैं तो मेटलर्जी तो मैं 2 मिनट 4 लेक्चर में कंप्लीट कर लूंगा। अरे भैया प्लानिंग ऐसी बनती है ना, ब्लॉक केमिस्ट्री कर लूंगा। अच्छा मैंने सर डिसाइड किया है कि आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो तो मैं रात को देखूंगा सर, बिल्कुल एकदम। इसमें क्या होता है जल्दी देखता हूँ तो ज्यादा याद हो जाता है सर। फटाफट फास्ट फास्ट देखूंगा सर, आप टाइम बहुत वेस्ट करते हो। तो मैं क्या सोच रहा था कि आपका 1.5 घंटे का लेक्चर तो मैं 2x में देख के सर 45 मिनट में कंप्लीट कर लूंगा और सर बचा हुआ टाइम में एस ब्लॉक में कर लूंगा सर। इस हिसाब से अगर मैं चलूंगा तो सर देखो सर मेरा ना फरवरी के अंदर इतने में कंप्लीट। प्लानिंग तो ऐसी होती है। एयर वन नेक्स्ट में ही हूँ। कितनी परसेंट में लानी है आप तो ही बताओ, बाकी छोड़ दो। कोर्स ही खत्म हो जाता है। अब तक तो 3 बार रिवीजन में आ चुका मैं, मॉक टेस्ट दे ही रहा हूँ भाई साहब। और असलियत पता है क्या होती है? जब नींद खुलती है तो बैकलॉग। ये जो बैठे ना ये सब इसी इसी से गुजरे हुए हैं ये सब अभी। ये जितने भी बैठे हो ना ऑनलाइन वाले जो आ जाए ऑफलाइन में, उनकी बातें बता रहा हूँ। कईयों ने प्लान किया था ये, सब ने प्लान करके रखो तो एकदम, और सबको लगता है ऑफलाइन तो वेस्ट है। टाइम बहुत वेस्ट होता है ऑफलाइन में। हाँ, आधा जाते हैं, आधा घंटा आने का, आधा घंटा जाने का, फिर सर आते हैं बहुत देर तक बकवास करते रहते हैं, फिर लिखना पड़ता है। इन सब में तो मैं बहुत जल्दी कर लूंगा। वो ज्यादा जल्दी कहते हैं ना दुर्घटना। नहीं ना, हाँ, देर भली। आगे बढ़े। अब देखो इधर, और एक और बात, पॉली एटॉमिक है अगर तो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट बचा हुआ है। पॉली एटॉमिक है तो O2 बनेगा। तो अगर आपसे फटाफट फटाफट कुछ भी पूछे तो बता सकते हो आप। NaCl एक्वस, कैथोड और एनोड में बताना।
Cl2 पक्का। CaCl2 एक्वस में बताओ कैसे बनेगा कैथोड एनोड पे। H2 और पक्का। Na2SO4 बताओ। H2O2 AgNO3 बताओ। सारे यही बता रहे हो। बस एक लाइन और नोट करके लिखनी है कि डी ब्लॉक वालों में तो डी ब्लॉक ही जाएगा, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से वो खुद जाएंगे, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होता है। ठीक है, दोबारा बोलना, डी ब्लॉक है तो डी ब्लॉक जाएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पे करेंगे। खत्म हो गया इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अभी फील आई अंदर से 99.9 कैसे बनता है।